हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी मैं आपको कराने वाली हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिल सके। देखिए, बहुत लोग ये क्या 2 नंबर से उनका सीटेट नहीं क्लियर हो पाता है, इसलिए अपनी तैयारी को अभी से बेहतर तरीके से करिए, क्योंकि देखिए बिना सीटेट के आप गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है। तो देखिए, जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको भी निकाल दे रहे हैं, तो ऐसी गलती आप भी मत, चाहे यूपी टेट हो चाहे सीटेट हो, दोनों क्लियर कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बताइएगा 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला है, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है? तो पहला ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है मानकीकृत मूल्यांकन, तीसरा है मानक संदर्भित मूल्यांकन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन। तो एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती है, वह हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन पर। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपको डिटेल में क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो पहला है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वह विकास के किस अवस्था में होता है? तो पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा युवावस्था, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बाल्यावस्था। तो एक 13 वर्षीय बालक है, बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वह विकास की किस अवस्था में है? तो वह हो जाएगा किशोरावस्था में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? पहला है अनुकूलन चिंतन, दूसरा है स्मृति आधारित चिंतन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अपसारी चिंतन। तो आउट द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अपसारी चिंतन में क्या होता है? अपसारी चिंतन में एक ही समस्या के कई समाधान होते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक के अलावा, देखिए एक के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक ऐसा है जो बच्चों के खेल में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, बाकी सभी निभाते हैं, तो वही बताना है। पहला है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, तो सही हो जाएगा, बच्चे खेल के माध्यम से अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो पूछा है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि कब उपयोग किया जाए, तो ये भी सही हो जाएगा। तो जो नहीं सही है, जो गलत है, गलत पूछा है, तो वह थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, दूसरा है सही जवाब क्या है, तीसरा है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यह प्रश्न बच्चों के एक ही समस्या के कई समाधानों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण रैंकिंग,
तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेबलिंग करना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग करना। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वह हो जाएगा करके सीखना। इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, जब बच्चे किसी कार्य को करके सीखते हैं और एक दूसरे से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं तो वे किसी भी कार्य को जल्दी से सीख जाते हैं। तो यही आपका सबसे अच्छा वर्णन करता है प्रगतिशील शिक्षा का। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित तत्व हैं? तो पहला है प्रतिभा, दूसरा है गुण, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अपसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपसारी चिंतन। प्रवाह पूर्णता क्या होता है? तो प्रवाह से सीखना वह होता है जब बच्चे कम समय में बहुत सारे विचार उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह कौन सा संकेत हो जाएगा? तो वह हो जाएगा पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया हो जाएगा। इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया यह भाषा और पढ़ने से जुड़ी कठिनाइयों को दर्शाता है। और देखिए, लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया होता है लिखने से संबंधित जुड़ी कठिनाइयों को डिस्ग्राफिया कहा जाता है, उसके अंतर्गत आ जाता है। तो डिसकैलकुलिया क्या होता है? तो डिसकैलकुलिया यह गणितीय कौशल विकार होता है। इसमें बच्चा जोड़ घटाव याद में कठिनाई का अनुभव करता है। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? तो डिस्प्रैक्सिया जिसमें खेल कूद और सामान्य गतिविधियों की समस्या होती है बच्चों को। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि? तो आकलन कब उद्देश्यपूर्ण होता है? तो पहला हो जाएगा इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो तब होता है। दूसरा है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में होता है। तीसरा विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण तब होता है जब इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, फीडबैक न केवल बच्चों के सीखने में सुधार करने में मदद करता है बल्कि यह शिक्षकों को अपनी शिक्षण जैसे विधियों को सुधारने का अवसर भी प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व कौन सा है? तो पहला है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। दूसरा है आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो ही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है तो आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो बच्चा एक को छोड़कर सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। तो पहला है मीडिया, दूसरा सामाजिकरण, तीसरा संस्कृति, चौथा ऑप्शन हो जाएगा ट्यूशन। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूशन। ट्यूशन को छोड़कर बच्चा सभी से लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। दूसरा है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तीसरा है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। चौथा ऑप्शन हो जाएगा वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से यह है कि
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती होते हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? तो बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, दूसरा है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, तीसरा है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने यह सिद्धांत दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो याद रखिएगा इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, दूसरा है बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षा रणनीतियों का चयन करने में, तीसरा ऑप्शन है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कब कर सकते हैं? तो वह सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षा रणनीतियों का चयन करने में। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि बच्चों की ज़रूरतों को पहचानना, उसमें किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो उसका निदान करना, उसे सुधार करना। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो देखिए नहीं पूछा है, तो कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो पहला है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया, दूसरा है यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, तीसरा है यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो ये आपका राइट आंसर फोर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है। पहला आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, दूसरा है एक संसाधन समृद्ध वातावरण, तीसरा है सफल माता पिता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा एक अनुशासित दिनचर्या। तो बच्चों में प्रतिभाशीलता किसके कारण हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण। तो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, दूसरा उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, तीसरा ऑप्शन है उनकी भाषा उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। देखिए जहाँ हतोत्साहित हो उसको तुरंत ही काट दीजिए क्योंकि नेगेटिव आंसर है। दूसरा है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना है। देखिए बच्चों को उनके आधार पर वर्गीकृत यानी अलग नहीं करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक कौन सा हस्तक्षेप निर्भर करता है? पहला है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, दूसरा है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, तीसरा है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो अति संवेदनशील बच्चों के सिखाने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है। तो पहला है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। दूसरा है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों पेशकश करना। तीसरा है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन करना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में कौन सा तरीका सही नहीं हो जाएगा, वह हो जाएगा बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। तो कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। पहला है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। दूसरा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। तीसरा है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो शिक्षक कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने का तरीका नहीं होगा, वह हो जाएगा अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछने में बच्चा एक ही समाधान, एक ही समस्या बता सकता है, एक ही समस्या का एक ही समाधान बता सकता है, इसलिए यह सही नहीं होगा। यह बच्चों की सोच को सीमित करता है। तो याद रखिएगा इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो बताना है कौन सा इसमें से संवेग है। तो स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो वह हो जाएगा डर हो जाएगा। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चा कार्य करते समय उबने लगता है तो यह किस बात का संकेत करता है कि बच्चों को अनुशासित करने की ज़रूरत है। दूसरा है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो यही आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जब बच्चा कार्य करते समय उबने लगता है तो यह बोरियत अक्सर तब होती है जब कोई कार्य बहुत आसान हो या बार बार हो रहा हो, तब बोरियत महसूस होने लगती है, जिससे बच्चों की रुचि कम हो जाती है, तब सीखना कठिन हो जाता है और नीरस हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है। तो ज्ञान के निर्माण पर। दूसरा है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर। तीसरा है पुनर्वर्णन के सिद्धांत पर। चौथा ऑप्शन हो जाएगा अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान के निर्माण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। दूसरा है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी रखने के लिए कहना होगा। तीसरा है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश योग्य बनाती है। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है। पहला हो जाएगा निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। दूसरा है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। तीसरा है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। चौथा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपनी जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है, वह हो जाएगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना। दूसरा है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना। देखिए, जहाँ निर्धारित पाठ्यपुस्तक पालन करना आए तो वह निगेटिव हो जाएगा। दूसरा है, पाठ्यपुस्तक को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सके। इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। पहला हो जाएगा सामाजिक, दूसरा हो जाएगा आनुवंशिक, तीसरा है नैतिक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक। तो ले वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उनका मानना था खासकर बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो वह हो जाएगा मानवतावाद, दूसरा है व्यवहारवाद, तीसरा है रचनावाद, चौथा ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से क्या प्राप्त की है, वह हो जाएगा रचनावाद हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक शेयर आप लोग कर दिया करिए बिना कहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।